नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मन न भय 10-20। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियां वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। दोस्तों, सुधा जुगरान जी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद को सामने लाती रही हैं। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं। आरुषि ने ट्रैक सूट पहना, कटे बालों को पोनी बनाकर हेयर बैंड के हवाले किया, स्पोर्ट्स शूज के तस्मे कसे, एक झलक खुद को शीशे में देखा और फ्लैट से बाहर हो ली। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले विभोर जी हमेशा की तरह उसे कॉरिडोर में मिल गए। उफ, वह मन ही मन झुंझलाई। उसे सुबह सवेरे किसी को भी दुआ सलाम करने से बहुत परहेज था। इसी डर से रोज टाइम 10-5 मिनट इधर उधर कर देती थी, लेकिन विभोर जी अक्सर ही उसे कॉरिडोर में लिफ्ट की वेट करते हुए ही मिलते हैं। अजीब इत्तेफाक है। नमस्कार आरुषि जी, आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहती हैं। उनके स्वर में प्रशंसा कम, उसे खुश करने की मानसिकता अधिक झलक रही थी। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक हमारी श्रीमती जी हैं, घोड़े बेचकर सो रही हैं, कहकर विभोर जी उसका समर्थन पाने के लिए हैं कर हंसने लगे। उसे अजीब सी वितृष्णा हुई। जी नमस्कार, प्रत्यक्ष में उसने शालीनता से हाथ जोड़ दिए, लेकिन मन ही मन उनसे छुटकारा पाने का रास्ता तलाशने लगी। उसे रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। कभी रास्ते में आते जाते काफी कम जानने वाले को देखकर भी रुक जाती है, कभी रास्ता बदल देती है, कभी कुछ याद आने जैसा बहाना बनाकर फ्लैट में वापस घुस जाती है। अब तो सभी बहाने भी बासी होने लगे हैं। रोज क्या बहाने लगाए आखिर। उसे आश्चर्य भी होता है कि विभोर जी जैसे लोगों को क्या उसके बहाने समझ में नहीं आते होंगे। लेकिन कुछ लोग अपना स्वाभिमान औरतों के मामले में खूंटी पर टांग आते हैं। फिर वह तो कुंवारी ही है, चाहे 49 बसंत पूरे कर कुछ ही महीने में 50 की होने वाली है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। खूबसूरती उसके तन व चेहरे पर ही नहीं, मन में भी जमा है, और इसे विभोर जी जैसे पुरुष अच्छी तरह से देख सूंघ लेते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। आइए, विभोर जी अंदर घुसकर लिफ्ट में उसके लिए जगह बनाते हुए बोले। ओह, आप चलिए, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, कहकर वह वापस मुड़ गई। बंद होती लिफ्ट से विभोर जी का बुझा चेहरा उससे छिपा न रह सका। फ्लैट में वापस आकर सोच रही थी, अभी जाना तो बेकार ही है। विभोर जी 10-15 मिनट बिल्डिंग के अंदर ही टहलते मिलेंगे। उनके जाने की इंतजारी में उसे देर हो जाएगी। खिन्न हो वह काउच पर अधलेटी हो, सोचने लगी अब क्या करे। शनिवार रविवार ऑफिस की छुट्टी थी, न तो नींद ही पूरी हो पाई और न वॉक ही। एकाएक मुस्कान उसके होठों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गई। जानवी से बात करती हूँ, कुछ दिनों से उससे बात भी नहीं हो पाई थी। दोनों साथ ही पढ़ी बड़ी हुई। साधारण शक्ल सूरत की जानवी अपने लचीले स्वभाव के कारण किस्मत की धनी रही। उसने कॉलेज की पढ़ाई के बाद करियर को बाय बाय किया और एक इज्जतदार घर के उच्च पदस्थ पति की ठसकदार बीवी बन गई। तब कितना मजाक उड़ाया था उसने जानवी का। रही ना आखिर देसी की देसी, अब बन जा लज्जा की नायिका, और डालती रहना खीर में किसमिस मेवा, चाहे सामने से जुलूस निकल जाए। तो तू है ना झांसी की रानी बनने के लिए, मैं तो लज्जा की नायिका ही ठीक हूं, जानवी बिना चिढ़े बोली थी। देख आरुषि, तू तो पढ़ने में होशियार है, तेरा बेड़ा तो पार लग जाएगा, लेकिन मेरे लिए यही सबसे सही है। फिर आरुषि ने उसे कभी नहीं चिढ़ाया, लेकिन दोनों की दोस्ती बनी रही, बल्कि कहना चाहिए चोली दामन का सा साथ रहा दोनों का। करियर में सब कुछ हासिल करने के बाद एक वक्त आरुषि की जिंदगी में भी ऐसा आया जब उसने भी लज्जा की नायिका बनना चाहा, पर खूबसूरत होते हुए भी
उसकी अफसरी की ठसक के सामने बड़े बड़े न टिक पाए और वह अकेली ही रह गई। लज्जा की नायिका बनने की इंतजारी में समय फिसलता चला गया और वह आजकल करते करते 50 के पास पहुंच गई। जानवी की भरी पूरी गृहस्थी देख उसे रश्क होता था। एक स्त्री के लिए जिंदगी के तराजू में संतुलन क्यों नहीं रहता? सब कुछ आधा अधूरा सा ही रह जाता है। एक आम सी लड़की की तरह आज भी उसका दिल तरस जाता है किसी की बाहों में बंधने के लिए, किसी से रूठने मनाने के लिए, किसी की मीठी छुअन के लिए जो तन मन को तरंगित कर जिंदगी के प्रति सारे के सारे उलाहने कसक समाप्त कर दे। हर वो बात जो एक युवा मन में उठ सकती है उसे आज भी पुलकित करती है, लेकिन सब कुछ उसकी अफसरी की कड़क दीवारों के पीछे बेमौत ही दफन होकर मरा जा रहा था। आज उम्र भले ही हाथ छुड़ाने पर आमादा हो, लेकिन तन मन की उन तरंगों को तो अभी सिला मिलना शेष था। कभी कभी अफसोस से भर जाती है आरुषि, क्या ऐसे ही चली जाएगी इस दुनिया से? कुछ दिनों से उसे जानवी को एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। सोचकर उसने जानवी को फोन मिला दिया। उसे पता था इस समय जानवी उठ जाती है। उसकी एक रिंग पर ही जानवी ने फोन उठा लिया। हाय स्वीटहार्ट, कैसी है? अभी तुझे ही याद कर रही थी, चहकते हुए जानवी बोली। क्या बात है, आज वॉक पर नहीं गई? नहीं यार, बस ऐसे ही तुझे कुछ बताना था। उसी हैंडसम के बारे में? अरे तुझे कैसे पता? मेरी ये सुंदर मगर नीरस सी सखी किसी पुरुष के बारे में एक से दूसरी बार जिक्र नहीं करती, और उसका जिक्र तो तू कई बार कर चुकी है। जानवी छेड़ू अंदाज में बोली। अब बता क्या बात है? बात तो कुछ खास नहीं, वह काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, पहले तो ये शिकायत थी कि वह रोज तेरे टाइम पर ही वॉक पर क्यों आता है, फिर ये कि वह जब तुझे क्रॉस करता है तो 4 हाथ की दूरी से। अब आ नहीं रहा, तब भी तुझे चैन नहीं। एक बात कहूं? क्या? कोई मुड़कर देखे तो क्यों देख रहा है और ना देखे तो क्यों नहीं देख रहा? औरतों का भी कोई जवाब नहीं। जानवी खिलखिलाते हुए बोली। झूठ, औरत तू है, मैं तो अभी भी लड़की हूं। आरुषि ने इतराते हुए नेहले पर दहला मारा। तो प्रॉब्लम क्या है? कहीं दिल विल के तार तो नहीं अटक गए? बेकार की बात मत कर, दिल के तार अटकाने के लिए बस वही रह गया। लेकिन कहते कहते न चाहते हुए भी आरुषि के कपोल आरक्त हो गए थे। तो फिर छोड़ उसकी चिंता, गया होगा कहीं शहर से बाहर। कुछ ही दिनों में आने लगेगा। तू भी कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। सोचती हूँ, कहकर आरुषि ने बात खत्म कर फोन रख दिया। लेकिन जिस बेकरारी से उस अजनबी के बारे में बात करने के लिए उसने आरुषि को फोन किया था, उसे करार न मिला था। बात मात्र इतनी सी नहीं थी कि उसे उसका इंतजार था। पिछले लगभग 5 साल से वह वॉक पर जा रही थी और 2 साल से उस अजनबी का देखना बदस्तूर जारी था। उसे एक तरह से उसकी आदत सी हो गई। पहली बार उसके दिखने में यह विघ्न बाधा आई थी जिसने उसे अपसेट कर दिया था। वह कुछ खोई खोई सी हो गई। एक रिक्तता थी उसके जीवन में जिसे अनायास ही उसका इंतजार या होने का एहसास भरने लगा था। अब यह कोई इस उम्र में प्यार जैसी चीज तो नहीं हो सकती ना? आरुषि खुद को समझाती हुई बोली। जानवी भी बस, जहां स्त्री पुरुष खड़े हुए नहीं, प्यार वहां से शुरू हुआ नहीं। उसे तो बस एक चिंता सी है कि इस क्रम में आखिर यह व्यवधान आया क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बाहर भी गया हो तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं बीमार न हो, कैसे पता चले? पता नहीं कहाँ रहता होगा। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। उसकी ऑफिस कर्मी रूमा का फोन था। ऑफिस में उसकी सबसे अधिक रूमा से ही बनती थी, हालांकि दोनों के विभाग अलग। हाय आरुषि, मूवी देखने का और शॉपिंग का इरादा हो तो चलें? रूमा पूछ रही थी। क्यों, पति देव कहाँ गया आज? उसने भी हंसते हुए पूछा। पति को अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में शहर से बाहर जाना पड़ गया। मैं 2 दिन बिल्कुल फ्री हूँ तेरे लिए। वह हंस रही थी। अच्छा, जब कोई नहीं तब मैं। चलते हैं, मैं ठीक 11 बजे तुझे पिक कर लूंगी। ओके डन। ठीक 11 बजे वह रूमा के अपार्टमेंट के नीचे से उसे कॉल कर रही थी। आज रूमा का निमंत्रण उसे अच्छा लगा था। जाने क्यों मन कुछ अधिक ही उदास हो रहा था। लग रहा था शरीर की ताकत कम हो गई या फिर उसके उत्साह में कमी आई है, जिससे शरीर में शिथिलता पसर रही है।
दिल कर रहा था थोड़ा रो ले, पर क्यों। तभी रोमा नीचे आ गई। धम्म से कार में बैठी तो खुशबू का झोंका उसके नथुनों में भर गया। उसने खूब भड़कीला सा फुल ड्रेस पहना हुआ था। वह हमेशा ऐसी ही तैयार होती है। लगे हाथों आरुषि को भी टोक देती थी। क्या विधवा का सा भेष बनाए घूमती रहती है, बस नीली जीन्स और सफेद के आसपास का टॉप। तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? सोचते हुए आरुषि ने कार स्टार्ट की कि रोमा बोल पड़ी, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? हमेशा इसी हुलिये में दिखाई देती है। आरुषि हंस पड़ी। मैं हमेशा अलग पहनती हूँ, पर बस दूसरे को दिखाई नहीं देता है। रोमा ने मुंह बनाया। आरुषि ने कार आगे बढ़ा दी। 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद वे मॉल में पहुंच गए। मूवी स्टार्ट होने को थी। टिकट ऑनलाइन बुक्ड थे, इसलिए जल्दी से लेकर अंदर घुस गए। मूवी देखकर लंच करने बैठ गए। क्या खाएगी बता? रोमा मेन्यू कार्ड चेक करते हुए बोली। कुछ भी जो तुझे पसंद हो। वह खिन्न सी हो रही थी। मूवी में भी उसका मन जरा भी नहीं लगा था। रोमा ने लंच ऑर्डर कर दिया। आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ, लंच के बाद तेरे लिए कुछ कलरफुल कपड़े खरीदते हैं। मेरा खरीदारी का बिल्कुल भी मूड नहीं है कैसे नहीं? लंच के बाद रोमा उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए ले गई। वह जींस टॉप के बजाय सूट्स सेक्शन की तरफ जाने लगी तो आरुषि ने टोक दिया, वहां कहाँ जा रही है? आज तो कुछ सूट्स खरीद ले कलरफुल। हाँ, जैसे तू पहनती है। हाँ, यही सही। वह उसे खींचती चली गई। आरुषि रोमा के साथ खिंची चली जा रही थी कि सामने से आते सैर के साथी वाले उस अजनबी को देखकर तो पल भर में जैसे ब्रह्मांड ही घूम गया। जिसे ढूंढा गली गली वह मिला भी तो मॉल में मिला, वो भी बिना ढूंढे। इसके बाद एक आश्चर्य और होना शेष था। अरे शिशिर जी, आप आज मॉल में? खुशी हुई आपको देखकर। रोमा प्रसन्नता से उसकी तरफ मुखातिब थी। हाँ, माँ और नीतू दी भी आई हैं। वे जबरदस्ती ले आईं। वो अजनबी जिसको अभी अभी रोमा ने शिशिर नाम से संबोधित किया था, उससे नजरें चुराकर उनसे पीछा छुड़ाने की फिराक में लग रहा था। आप नीतू दी व माँ से मिल लीजिए, उधर रेस्तरां में बैठी कॉफी पी रही हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, अभी आया। कहकर वह तो यह गया और वह गया। आरुषि उसे खोई निधि सी निहारती रह गई। अरे तुझे क्या हुआ? और शिशिर को ऐसे क्या देख रही है? तू इन्हें कैसे जानती है? इनकी बड़ी बहन नीतू मेरी बड़ी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। इसी नाते दीदी के साथ कभी कभार इनके घर में जाना हुआ करता रहा। कभी नीतू दीदी को शिशिर भी हमारे घर लेने छोड़ने आते रहे। इनके परिवार में और कौन है? आरुषि के मुंह से न चाहते हुए भी फिसल गया। अरे मत पूछ, इनका अपना परिवार तो कोई नहीं है। ले देकर एक माँ ही है साथ में। किस्मत ने बहुत बुरा किया इनके साथ। क्या? आरुषि की व्यग्रता उसके चेहरे पर उछाल मार रही थी। इनकी शादी हुई थी माँ बाप की मर्जी से, अच्छी लड़की घर परिवार देख सुनकर, लेकिन लड़की लेस्बियन निकली। खुद तो जो भी थी, पर इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें ये साबित कर दिया। बेचारी की इतनी बदनामी हुई कि तब से औरत नाम की चीज से ही नफरत करने लगा। क्या? आरुषि का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। लेकिन तुझे क्या पता कि सच आखिर है क्या? सब पता है यार, छोटे से ही देखा है शिशिर को। दोनों की दीदियां स्कूल फ्रेंड रही हैं। जिस दौर से यह लड़का गुजरा है, उस अवसाद के दौर को यही जानता है या इसका परिवार। अपनी पहली नौकरी तक छोड़ दी थी इसने, बाद में किसी दूसरी जगह बहुत मुश्किल से नौकरी ज्वाइन की। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि अगर कोई मेल या फीमेल यह महसूस कर जाते हैं कि वे गे या लेस्बियन है, तो दूसरे की जिंदगी क्यों लपेट लेते हैं। शादी से पहले अपने माता पिता को अपनी फीलिंग्स के बारे में दृढ़ता से समझा नहीं पाते हैं और बाद में इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत आ जाती है। दूसरा, ऐसे बच्चों के माता पिता को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। आज यह छुपने छुपाने वाली बात नहीं रह गई। लेकिन लगभग 20-21 साल पहले जब शिशिर के साथ यह हुआ था, तब सबको ये बातें समझ में नहीं आती थी। लड़की ने इसके पौरुष पर कई सवाल उठाकर इससे तलाक की मांग कर दी थी। हकीकत तो यह थी कि उसने इसे छूने भी नहीं दिया था और स्वयं शिशिर से कहा था कि वह पुरुष के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती। उसके आकर्षण का केंद्र हमेशा महिला ही रहती है। तो शिशिर जी ने इतनी बड़ी बात बढ़ने क्यों दी? जब लड़की नहीं रहना चाहती थी तो इतनी छीछा लेदर क्यों करवाई? तलाक दे देना चाहिए था।
शादी तोड़ना किसी भी शरीफ घर परिवार के लिए बिना बाहरी कारण के इतना भी आसान नहीं होता है। माता पिता को और समाज को क्या जवाब देता उस समय किसी लड़की का लेस्बियन होना या किसी पुरुष का गे होना सामाजिक रूप से न स्वीकार्य था, न ही समझ में आने वाली बातें थीं। ये तो महसूस करने वाली बातें हैं जिन्हें सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जिनके साथ यह होता है। मेडिकली तो प्रूव नहीं किया जा सकता ना। फिर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा की उम्मीद में शादी बचाने की कोशिश सभी करते हैं। इसी दुख में इसके पिता भी हार्ट अटैक से चले गए। रूमा दुखी स्वर में बोली। पर तू शिशिर को कैसे जानती है? रूमा को एकाएक ख्याल आया। व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती हूँ, पर ये मुझे हमेशा सुबह की सैर के दौरान मिलते हैं, लेकिन काफी समय से नहीं आ रहे थे। आरुषि ने सच्ची बात कह दी। अरे कहीं तूने शिशिर की तरफ ज्यादा देख वेख तो नहीं लिया ना? यह किसी महिला का अपने प्रति जरा भी अटेंशन से बहुत घबराता है, रास्ता बदल देता है। सारी बातें सुनकर तो यही लग रहा है। पिछले कुछ समय से उसे शिशिर में दिलचस्पी होने लगी थी। शायद उसकी निगाहों का मुग्ध भाव वह भाग गया हो। इतने हैंडसम और अच्छे इंसान की जिंदगी का ऐसा अजीब व गरीब स्याह पहलू सुनकर तो आरुषि का दिल ही खराब हो गया था। हाँ यार, बहुत जतन किए इनकी माँ व बहन ने कि दोबारा शादी कर लें, लेकिन एक तो तलाक में हुई बदनामी, किस किस को विश्वास दिलाते बेचारे कि सच क्या था। दूसरा, शिशिर शादी के लिए तैयार भी नहीं होता था, या तो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता था। बहुत मुश्किल से ही अपनी जिंदगी के अंधेरों से बाहर निकल पाया है। थोड़ी देर दोनों गमगीन सी खड़ी रह गईं। अच्छा चल, मेरी शॉपिंग तो करवा दे। आरुषि बात बदलकर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ चल, पर तू अपनी ही पसंद का ले ले आरुषि। सही में किसी पर अपनी पसंद जबरदस्ती थोपनी नहीं चाहिए। रूमा वेस्टर्न कपड़ों के सेक्शन की तरफ मुड़ती हुई बोली। उधर नहीं, इधर। आरुषि ने उसका हाथ खींचा। इधर क्यों? जीन्स टॉप तो उधर है ना। हाँ, पर तू कुछ अपनी पसंद के लेना, कुछ कलरफुल सूट्स, मुझे चलेंगे। आरुषि की काली आंखों में जुगनू चमक रहे थे। पर अचानक यह परिवर्तन कैसे? रूमा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली। एक बात और, कल भी तू फ्री है ना? रविवार भी है। शिशिर के घर चलेंगे बिना बताए, ताकि वह घर से कहीं भाग न सके। क्या तेरा इरादा तो नेक है ना? रूमा ने उसकी आंखों में झांका तो कुछ जुगनू उसकी पकड़ में भी आ ही गए। ठीक है, वह मुस्कुराकर सिर हिलाती हुई सूट्स सेक्शन की तरफ मुड़ गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मन न भय